हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर प्री बोर्ड्स कौन कौन दे रहा है? ओके, सही है राम, ओनली बोर्ड्स। हिम्मती हो तुम। और तुम्हारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है। आइडली तो यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। पहुंचे राम की, अच्छा। अच्छा, चलो बच्चों ये बताओ कि हाँ, क्या डिस्कस करना है हमें? एक्सरसाइज। अच्छा, पहले तो 0 1 की लॉजिक गेट्स कर लें डिस्कस। सबने कर लिया वो बच्चों पार्ट? वैसे ना मुझे बाद में मेरे माइंड में आया कि आइडली हम जब ये कर ही देते तो सेमीकंडक्टर साथ में रख लेते हैं ना, वो पूरा एक बार में हो जाता। बट चलो, कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स। नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये एक्चुअली आपको गेट के अंदर की पिक्चर दिखा रहा है। मतलब ये पूरा अरेंजमेंट एक गेट होता है। ये एक्सरसाइज 0 है 1 है? अच्छा, एक मिनट, पहले 0 से स्टार्ट। जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो सर्किट होता है एक, जिससे गेट बनता है, वो बेसिकली उसको डिनोट कर रहा था। चलो पहले इसमें बताओ, एक्सरसाइज 0 जी पार्ट। अच्छा, अब जैसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, आप ये समझते हो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इनपुट का, ये क्या डिनोट कर रहा है? अप एंड डाउन, है ना? अप मतलब 1, डाउन मतलब 0। तो मैं इस का क्वेश्चन जो करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे अ, अगर हम देखें तो इनिशियली क्या हो गया, हम देख सकते हैं दोनों अप है। ये 1 1 हो गए तो हम 1 1 दे रहे हैं। 1 1 नॉट गेट के पास गया 0। और गेट आगे क्या है, नॉर गेट। क्या आउटपुट मिलेगा? 1। करेक्ट। तो हमारी एक सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। और हमें बच्चों अब थोड़ा ऑप्शंस को भी देख के स्मार्टली चलना चाहिए, है ना? बताओ, क्या उससे अगला पार्ट चेक करने का कोई लॉजिक है?
उससे अगला पार्ट तो तीनों ऑप्शंस में डाउन ही है, 0 ही शो हो रहा है ना? तो उस पे टाइम वेस्ट मत करो। आप तो वहां देखो जहां डिस्टिंग्विश हो रहा है। उससे अगला पार्ट चेक करने की सेंस बनती है, क्योंकि कुछ ऑप्शन में 0 है, कुछ में 1 है। तो मैं बीच वाला चेक ही नहीं कर रहा, मैं उससे अगला चेक कर रहा हूं। एंड खैर वो आपको एकदम देख के पता चल रहा है कि इन दोनों पार्ट्स का तो सेम ही होना चाहिए ना आंसर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं। तो हम थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में हमारी इनपुट क्या है? ऊपर 0 नीचे 1। इसके करस्पॉन्डिंग फटाफट देख लो वेव फॉर्म क्या बन रही है। सॉरी, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 1 के करस्पॉन्डिंग, इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, तो यहाँ आउटपुट 0 आ गई, है ना? हाँ, अब आप ये समझ सकते हो बच्चों कि थर्ड और फोर्थ का सेम होएगा, है ना? है ना? किसी तो सिमेट्रिक ही है सारा कुछ। तो थर्ड फोर्थ का आपका सेम आउटपुट आना चाहिए 0। तो बस इससे आपको पता चल गया आंसर, है ना? जशन कौन सा कह रहे हो? अभी मैंने यहीं से ही शुरू किया है। नहीं, बुलियन एक्सप्रेशंस नहीं करने हैं हमें। हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट बुलियन पे नहीं आता, हम तो बस 0 1 की फॉर्म में ही करते हैं। आगे बताओ बच्चों। अच्छा, ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया बच्चों। मतलब कैसे किया? बुलियन लगा के किया या सिंपल? मतलब ये तो सिंपल एडिशन ही हो रही है। आप देखो, y1 क्या है? a प्लस बी। y2 क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी। y क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस, है ना? ऐसे ही अगला हो जाएगा। नहीं, नो डाउट, बुलियन की हेल्प से इजी हो जाएगा, बट वो बुलियन पूरा सीखना पड़ेगा, उतना वर्थ इट नहीं है। मतलब आपका हमेशा सारा काम 0 1 से ही हो जाता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे हम जो नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हैं, आपका जो अलजेब्रा होता है उसका बेस 10 होता है ना? तो मतलब इसलिए जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। एक होता है बुलियन अलजेब्रा, उसका बेस होता है 2। तो उसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 1, जो कि हम यहाँ ऊपर यूज भी कर रहे हैं। तो इसके ना रूल्स होते हैं, मतलब ये सारे बुलियन अलजेब्रा के फिर सारे डिफरेंट रूल्स हो गए जो आप नॉर्मल अलजेब्रा के लिए करते हो। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब सारे अलग नए रूल्स आ जाते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज हैं। बट उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, हमारा काम तो मतलब डायरेक्टली हो जाता है। हाँ बच्चों। तो ये बच्चों जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्या है कि जो आपके 3 गेट्स होते हैं ना, एंड और नॉट, उन सबका एक सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है? तो मतलब बस एक वो याद रखने वाली बात है। जैसे जैसे बच्चों ये देखो, और गेट का ये वाला है, ठीक है, 2 डायोड्स वाला। एंड गेट का मतलब देखो सिंपल, बस याद ही रखना है,
इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ कन्वर्ट करके वो कुछ और पूछ ले। तो मतलब सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, आप देखो कि और गेट में 2 डायोड्स हैं और आप देख सकते हो कि ये डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड है। एंड गेट में भी वही 2 डायोड्स हैं, बस क्या डिफरेंस है? इस फिगर में और ऊपर वाले फिगर में फर्क समझ आ रहा है बच्चों? देखो नहीं बच्चों, वो नहीं बोलते हम फॉरवर्ड, बस ऐसे याद रखो कि ऊपर वाले फिगर में आप देखो कि क्या किया हुआ है, जो एन जंक्शन है वो एक तरह से v इक्वल टू 0 से कनेक्टेड है, अर्थ किया हुआ है ना? नीचे वाले फिगर में आप देखो कि जो एन साइड है वो किस तरफ को है, इनपुट वाली साइड। समझ आ रहा है? और एक तीसरा जो फिगर है नॉट का, वो बच्चों बस ऐसे याद रखो कि जो सबसे अजीब सा फिगर है जो हमें नहीं पता, वो नॉट गेट है। ठीक है, बेसिकली ये ट्रांजिस्टर का यूज करता है नॉट गेट। नहीं, वो कहने को आप कर सकते हो लॉजिकली, बट बड़ा लंबा हो जाता है वो, तो इट्स नॉट वर्थ इट उस तरीके से करना। बेसिकली तो ये 3 फिगर याद रखना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं क्रिएट की जा सकती। ठीक है, तो मतलब प्लीज ये 3 फिगर्स कीप देम इन माइंड। सर सर वो वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिखाया भी नहीं हुआ कि वो अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब सीधे ही एक रजिस्टर दिखा के बस खत्म किया हुआ है वहाँ पे। एक बार देखना। नहीं, अच्छा अर्थ क्या हुआ है? मेरी वाली में नहीं, अच्छा ठीक। ठीक है बच्चों, तो ये पता चल गया ना कौन सा गेट हो गया सबसे पहले वाला, और गेट हो गया ये, राइट? आगे बच्चों ये कर लिया ना सबने? फिफ्टींथ का आंसर बच्चों गलत है क्या? सर अच्छा बच्चों, अब जैसे 13th है, क्या आप ये बिल्कुल बिना सॉल्व किए 1 सेकंड में बता सकते हो क्या आंसर होगा? मतलब सॉल्व नहीं करना, फिगर देख के ही नहीं आंसर पता डायरेक्ट? ये ऑब्वियसली नॉट गेट है, क्योंकि नॉट गेट में ही ऐसा होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इजंट इट? हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर अब जैसे जो 18th क्वेश्चन है हम्म सर, इसमें अगर हम जैसे उससे करें 1 to मतलब वैल्यूज लेके तो वो मतलब बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा? अरे मतलब ये तो सिर्फ वही बात है, अब उसके लिए उतने सारे रूल्स याद रखना वो भी कोई सेंस नहीं है ना। अभी मैं देखो मतलब आपको बताता हूँ ये कैसे हम फिर भी फास्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम 15th क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहे हैं आउटपुट पे हमें आ, ये चाहिए, हाई 1 चाहिए। क्या कह रहे हो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, ए चेक कर लेते हैं। x0 y1, तो ये यहाँ 1 बन गया, ये 0, ये 1, y पे 1 जा रहा है। ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। इसका आउटपुट क्या आएगा? 0।
नीचे वाला गेट है एंड गेट, इसका भी 0। अच्छा ये ऐसे 0 आएगा यहाँ ना, सबसे नीचे। अब 0 0 का नॉर 1 हो गया, तो 1 आएगा ना आंसर, ए आएगा मतलब। नहीं, इनपुट 2 नहीं है आपका, इनपुट 1 है 13th में, वो तो आपने उसी को फर्दर डिवाइड कर दिया 2 में। अब जैसे 16th क्वेश्चन है, ये कैसे करना है, क्या कहा है आपको, a प्लस बी और उसका उल्टा कर दिया, तो ये क्या होता है, और करके उसका उल्टा, राइट, मतलब नॉर हो गया। सेवनटीन्थ का क्या मतलब है, आप a और b इनवर्स, a का वैल्यू है आपकी, दूसरी वैल्यू है b और a इनवर्स, उन दोनों का और कर रहे हो, है ना। तो इफ योर a is 1, b इनवर्स इज 0, उन दोनों का एंड क्या बन गया, देखो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या बन गई, a is 1, b इनवर्स इज 0, इन दोनों का एंड बन गया 0। दूसरे केस में b is 1, ये 0, इन दोनों का भी एंड बन गया 0। अब इन दोनों का आप और कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है जशन, क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं। हाँ नो डाउट, ये जैसे 18 जो है वो स्लाइटली लेंदी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 18 हल्का सा लंबा है, बट वो 0 1 लेके हो तो जाएगा ही। 13th में तो ये हो गया ना, देखो आप अगर इनपुट आपका 0 है तो यहाँ 0 0 ही गया, 0 0 का आप क्या कर रहे हो, 0 0 का आप नैंड कर रहे हो, तो 1 आ गया। ऐसे ही इनपुट 0 ले लो, उल्टा हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। एटीनथ में बच्चों वैसे मिसप्रिंट्स है ना कुछ, ये 2 डॉट्स, इनका क्या मतलब है, ये ऐसे गलत ही है मेरे ख्याल, है ना। राइट बच्चों, डन। ये बच्चों देखना 15th में ए बी डी आ रहा है क्या, यस सर, इसके ए बी डी तीनों आ रहे हैं। ठीक है।
बच्चों ये मुझे 37 क्वेश्चन करके दिखाना फटाफट। IZ और IL की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी गलती कर रहे हो बच्चों। शोभित, तुम्हारा आंसर मेजोरिटी से अलग है, तुम्हारी पिटाई होगी। आपको IZ और IL की वैल्यू बतानी है। हो गया ना बच्चों, वेरी इजी। आंसर 5-6 लोगों का ही आया मेरे पास। ठीक है, गुड। तो बच्चों आप समझ गए हो ना, मतलब अगर कोई डायोड वाला क्वेश्चन सर्किट का आ जाए, है ना, चाहे जीनर डायोड है चाहे नॉर्मल डायोड है, वो तो पक्का ही करना है एग्जाम में, है ना। वो हमेशा इजी होता है, वो देखने में फिगर हमेशा खतरनाक हो सकता है, बट करने में वो बहुत इजी होता है। लाइकवाइज लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन पक्का करना ही करना है ना। तो इसीलिए मैंने मतलब आपको ये वाला पार्ट करवा दिया, क्योंकि ये तो मतलब हाईली स्कोरिंग पार्ट है, तो आ जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है? कौन सी शीट करनी है हमें बच्चों, सेमीकंडक्टर या EM वेव्स? कहाँ पे है, नीचे ऊपर है इससे? नहीं, EM वेव्स वाला। शीट 3 में है EM वेव्स। हाँ जी, बताओ बच्चों। फोर्थ।
मतलब टोटली फैक्चुअल है और मतलब कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हमें पता हो, है ना, जिससे कि आप आंसर निकाल लो। नहीं, ये ना पता है बच्चों, ऐसा था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये जैसे एनसीईआरटी भी रिवाइज होती रहती है ना, ये पहले था एनसीईआरटी में, बाद में शायद हट गया होगा, क्योंकि अदरवाइज मुझे याद तो आ रहा है फेंटली कि ऐसा था कुछ, मतलब आई रिमेम्बर सीइंग दिस इन एनसीईआरटी। मतलब अदरवाइज तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। थर्ड क्वेश्चन तो आई थिंक हमने किया हुआ है ना, मतलब थर्ड तो बिल्कुल आपके मॉड्यूल में जैसे हैं वैल्यूज उसके हिसाब से ही है। तो ये तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया ही था, आपको याद होगा ना, मैं ईएम वेव्स में बार बार कहता था कि याद रखना है सोर्स वैल्यूज, तो उसी पे ही बेस्ड है। आगे बच्चों, मैं मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ना प्लीज टेक ईच क्वेश्चन वेरी सीरियसली। मतलब जो तो मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि यार हाँ अभी छोड़ दो या कुछ है वो अलग बात है, उसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मतलब मेरे को ना बाई चांस जैसे ये देख के याद आ गया, जैसे अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, तो मतलब ये मुझे बाई चांस याद है कि ये ना मतलब पिछले सालों में मतलब मैंने ये डिस्कस कराया था और ये रिपीट हुआ है, अब देखना आगे। मतलब आई डोंट नो आपकी शीट में है या मतलब जो उसके बाद वाले फुल टेस्ट हैं जेई मेंस वाले उनमें है, बट ये क्वेश्चन पक्का रिपीट हुआ है। तो मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, कि उसके जैसा बिल्कुल क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ हो या कुछ हुआ हो और हमारा गलत हो जाए। अब तो आई होप सबको आता ही है सिक्स्थ, है ना। एट्थ क्वेश्चन, ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, ई बाय बी करके, है ना, सी इक्वल टू ई बाय बी से। फिर दूसरी आप क्या चीज चेक करोगे कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, तो टी का कोफिशिएंट, खैर उसको चेक करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो चारों में ही सेम है। आप एक चीज आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ, एक चीज आप देखो, आप जो चेक कर सकते हो, आपको ये पता चल रहा है कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स तो उसके परपेंडिकुलर होंगी, तो उसके बेसिस पे कौन सी ऑप्शन हट गई, सी गई, है ना। ए ऑप्शन मुझे लग रहा है वो मैग्नीट्यूड के कारण जा रही है, बी के मैग्नीट्यूड के कारण, है ना। तो
तो अब बचा बी और डी। बी और डी में आपका वो ओमेगा का गड़बड़ हो गया है ना, तो बस उससे निकल आया। हाँ मैं वही देख रहा था, सेकंड में भी ये मिसप्रिंट सा लग रहा है ना, कि ये जो वैल्यू है वो मतलब x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में या कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो वो c इक्वल टू ओमेगा बाय k नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो ये मिसप्रिंट होगा बच्चों, बट आप समझ गए ना कैसे चेक करते हैं। आगे 9th क्वेश्चन कैसे करना है, अगेन देखो, ये कुछ बच्चों ये थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, मतलब ईएम वेव्स के भी। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, एक तो ई और बी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए 9th में, राइट। इससे कौन कौन सी ऑप्शंस खत्म हो गई, मतलब 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती, 3 कैंसिल हो गई है ना। तो दूसरा, अब क्या होना चाहिए, वेव की डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी शुड पॉइंट टुवर्ड्स के कैप, ओनली के कैप, ये चेक करो। तो 1 to 4 में आप देखोगे कि किस केस में ई क्रॉस बी की वैल्यू सिर्फ के कैप के अलोंग आ रही है, समझ गए। सर हम्म सर 9th में जैसे दिया हुआ है z डायरेक्शन, तो हमें उसको पॉजिटिव वाला ही मानना है। हम्म अगर नहीं स्पेसिफाइड तो हम पॉजिटिव मानेंगे। 11th क्वेश्चन बच्चों, बताओ क्या आंसर होगा। हमने पढ़ा हुआ है ये माइक्रोवेव में, कि माइक्रोवेव का क्या प्रिंसिपल होता है, वो कैसे खाना गर्म करता है। नहीं यार, डी तो बिल्कुल नहीं है। ए 1 2 3 में से सोचो, एबीसी में से लॉजिकली क्या लग रहा है। सबको याद है ना फिनोमेना क्या था, कि रेजोनेंस होती है, जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो रेजोनेंस हो जाती है। बताओ बच्चों, आंसर लॉजिकली निकाल के बताओ क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग।
बच्चों मतलब बड़ा लॉजिकल आंसर है इसका। एक वेव जो है, वेव किस तरह की एनर्जी दे सकती है एक बॉडी को? वाइब्रेशनली दे सकती है ना, ऑसिलेशन ही होएगी। जब किसी भी पार्टिकल के थ्रू एक वेव पास करती है तो वो पार्टिकल हमेशा ऑसिलेट नहीं करता। तो क्या आंसर बनेगा? सी बनना चाहिए आंसर। हाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जनरल टर्म हो गई ना, वो तो सारी एनर्जी ही चाहे कोई भी बोलो होगी तो काइनेटिक ही। तो इसका बच्चों सी बनना चाहिए। हम्म, 3 करो। बाकी मैं एक बार इसका चेक भी करूंगा एक्चुअल आंसर। एनसीईआरटी में भी ना मतलब क्लियर नहीं लिखा हो, मतलब यही सब लिखा हुआ है कि मैच कर जाती है, रेजोनेंस हाँ मैच हाँ में, हाँ, मतलब क्लियर यस। नहीं लिखा हो कि रोटेशनल देता है कि वाइब्रेशन। हाँ वो तो मुझे ख्याल है मॉड्यूल में एनसीईआरटी वाले लिखा हुआ है, तो वो ये लिखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो इनमें से कोई भी बोल दो। हाँ? एक सेकंड बच्चों, मैं ना एनसीईआरटी एक बार देखता हूँ। लेट्स सी उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। शेयर करूँ आपके साथ? तो देखो ऊपर तो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक बार नीचे भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। मॉलिक्यूल्स ट्रैवल और वाइब्रेट और रोटेट विद हायर एनर्जीज। नहीं ये तो वो है, रुको, नहीं ये तो जनरल लिखा है। नहीं नहीं वो तो जनरल बात कर रहा है पहले, कि बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, वो तो ये लिखा है। वो स्पेसिफिकली उसकी बात नहीं कर रहा। उसके आगे देखो। थर्ड पैरा, vibrate and rotate with much smaller frequencies। और इसके ऊपर लिखा है, एक यहाँ देखो ना, frequency of rotation is this much if water receives microwaves of this frequency, its molecules absorb this rotation
which is equivalent to heating up water. But so let me get back on this. मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर वेव है तो वेव से तो एसएचएम होता है, तो वाइब्रेशन मेक्स मोर सेंस। सिर्फ एक टाइप की नहीं एनर्जी आ सकती कभी भी वेव से। तो लेट मी गेट बैक कि क्या है, ठीक है। आगे बच्चों, 12th हो गया। थर्टींथ, ओके। थर्टींथ में 1 और 4 दोनों बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वन एंड फोर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फर्क है, तो कैसे देखोगे भाई? सी, देखो बहुत ध्यान रखना है, जो वेव है आपकी वो किस डायरेक्शन में जा रही है? -x, है ना? ये यहां से पता चल रहा है आपको कि जो आपकी वेव है वो -x में जा रही है। तो अगर वेव -x में जा रही है तो आपका E क्रॉस B शुड पॉइंट टुवर्ड्स -i कैप। तो उससे आपका 1 और 4 ऑप्शन में पता चलेगा कि कौन सी बनेगी, ठीक है। हाँ जशन। तो एक डायरेक्शन वाली जैसे मतलब अभी बात की आपने, तो सर हम्म, डायरेक्शन बेसिकली एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो हमने क्लास में किया था, तो उसमें सर कई बार जैसे अगर जैसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि x प्लस ओमेगा टी, इसका तो सर पता ही होता है कि -x में जा रहा होगा। पर सर जैसे कई बार ना उसमें हमें मतलब कई बार एक्सप्रेशन ऐसा नहीं बनता, कुछ कुछ अजीब सा बनता है, तो डायरेक्शन वो कैसे देखते हैं? वो x के कोएफिशिएंट से देखते हैं? हम्म। मतलब वहाँ पे सर मुझे कुछ वो क्या कहते हैं x पे बेसिकली कोई x और t के कोफिशिएंट से, दोनों के से इकट्ठे। ठीक है सर। मतलब अगर ऐसा हो, जैसे चलो अब बात कर ही रहे हो तो हम समझ लेते हैं। मान लो ऐसा हो बच्चों, अगर आपको इस तरह से दी हुई है टर्म k इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसकी डायरेक्शन क्या हुई? किस वेक्टर के अलॉन्ग हुई?
इसका उल्टा बच्चों, मतलब आपने कईयों ने आंसर गलत लिख दिया। सी, जब kx प्लस ओमेगा टी होता है तो आप क्या बोलते हो? माइनस एक्स बोलते हो ना। तो अगर इस तरह दिया हुआ है तो आप कैसे बोलोगे? ये किधर को आएगी? माइनस ऑफ टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। मतलब इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो तो चलो यूनिट वेक्टर बना लो, बट ये डायरेक्शन होगी। ये बात क्लियर हुई जिन्होंने प्लस में लिखा था आंसर? ओके ओके, तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया। सेमीकंडक्टर आज नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है? वो कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। अभी बच्चों हम करेंगे जो एक पार्ट हमने छोड़ा हुआ था ईएम वेव्स का। स्पर्श खुश? बहुत चिंता होती है स्पर्श को। ये बच्चों वैसे तो आप देख सकते हो कि ये कभी आया नहीं है इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस में, बट एनीवेज हम कर ही लेते हैं, टाइम है हमारे पास। मतलब छोटा सा ही टॉपिक है। स्पर्श वैसे तुम एक्चुअली भरी दो इस साल यार, जेई मेंस भर रहे हो ना? क्यों? दे दो, चेक हो जाएगा। मैं एक बार पता करता हूँ, मेरे ख्याल तो वो अभी तो कुछ चेक ही नहीं करते, हमने कौन सा एडमिशन लेनी है? हमने तो एग्जाम ही देना है, एग्जाम देने में तो कुछ नहीं जाएगा। बट आई विल कंफर्म, और कहीं तुम्हें अगले साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर दें वो। नहीं, जेई मेंस में तो कोई अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है ना, या है? चेक कर लेंगे, मैं तो भूल गया हूँ। आई विल सी, रिस्क तो नहीं लेंगे। मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ा ये याद है कि पहले लोग दे देते थे, एडमिशन नहीं लेते थे, वो अलग बात है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आई विल स्टिल कंफर्म। ओके, अब बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट करंट देखो क्या होता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली ईएमआई के जस्ट बाद आता है ना? और ईएमआई में बच्चों हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जहां पे हम कहते हैं कि
एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, isn't it? जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों साइंटिस्ट का थॉट था कि भाई अभी पिछले वाले सारे चैप्टर से हमें ये दिख रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, राइट? तो अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो क्या उल्टा भी ट्रू है? क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन उठा। आप बच्चों ये सोच पा रहे हो कि हमने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं पढ़ी जहां पे ऐसी कोई बात कर रहे हो? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ये थोड़ी होता है। तो बच्चों इसके लिए एक सिचुएशन बनाई गई इस टाइप की, देखो कि तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा सिंपल आरसी सर्किट है और t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच बंद किया। तो बच्चों वी नो कि जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आई, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बिफोर स्टेडी स्टेट की, जिसके लिए हम वो भी सारा करते हैं ना, सॉल्व आरसी सर्किट जो हम बनाते हैं। तो बिफोर स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चेंजिंग, राइट? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्लेट्स के बीच में वो चेंज कर रही है, ठीक है? तो हम इसका कुछ करेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई सबको? ओके। अब बच्चों हम एक और बात का रिकैप लेते हैं। बताओ एम्पेयर्स लॉ क्या होता है? हम कहते हैं कि भाई कोई भी एक लूप ले लो, है ना? उस लूप के अंदर रादर मैंने गलत बोला, उस लूप की बाउंड्री पे अगर हम बी डॉट डी एल लगाएं, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, राइट? तो बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अप्लाई हो रही है ऑन द बाउंड्री ऑफ लूप। आई इनक्लोज का मतलब है कि उस लूप के अंदर से कौन सा करंट पास कर रहा है, करेक्ट? और
ये बच्चों करंट कौन से वाला होता है? ये नॉर्मल करंट है जो बेसिकली चार्जेस की मोशन से आता है ना? जिसको हम सिंपल कंडक्शन करंट कह सकते हैं, राइट? अभी तक तो हमें इसको अलग से नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बट जैसे कि आप इस टॉपिक के नाम से समझ सकते हो कि यहाँ पे हम एक नया करंट बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए हमने पुराने करंट को भी एक अलग नाम दे दिया, कंडक्शन करंट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? Is this situation clear so far, बच्चों? ओके, तो बच्चों आप ये समझ सकते हो कि इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। अब बच्चों देखो ध्यान से, मैं एक अजीब सा लूप ले रहा हूं। देखो बच्चों, एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस और एम्पीरियन लूप में क्या फर्क होता है? हम बच्चों ऐसे बात कर लेते होते थे कि भाई जो गॉसियन सरफेस है वो 3D में है ना, जो लूप है वो 2D में है, हम ऐसा बोलते थे पहले, बिल्कुल, राइट? मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बच्चों कि जो गॉसियन सरफेस है वो क्लोज सरफेस है ना, और जो लूप है उस लूप की कोई बाउंड्री सी होती है एक, है ना? अब देखो बच्चों, मैं कैसी शेप बना रहा हूं। बच्चों इमेजिन करो, ये एक ऐसे, ये एक, हमने ये शेप बच्चों एग्जैक्ट मटका है, समझ गए? मतलब ये बिल्कुल हमने एक मटका बना दिया जिसके अंदर राइट साइड वाली प्लेट है, ठीक है, और ये जो मटका है वो ये मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है। तो हमें ये भी पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर सर ये 2 लूप है ना, एक तो सर्कल और एक दूसरा वो अजीब सा। नहीं, ये 2 लूप्स नहीं है, मतलब बेसिकली ये एक सरफेस है ना? पहले हम ये बात करते हैं कि ये एक शेप है, राइट? इसकी बाउंड्री क्या है? इसकी बाउंड्री ये सर्कुलर सरफेस है। सर ये 2 लूप नहीं हुए? सर वो नहीं जो देखो, एंड पॉइंट से जुड़े हुए हैं, मतलब ये एक लूप हो गया और दूसरा एक सर्कल हो गया, वो 2। बेसिकली ये एक, आप समझो, ये एक 3D सरफेस है, ये पूरी की पूरी, ये एक सिंगल 3D सरफेस है ना, जिसका
ये जो राइट हैंड साइड जो सर्कल है वो उसकी ओपनिंग है यस सर। है ना? अभी बस ऐसे समझते हैं हम इसको, ठीक है? अभी हम इसको स्प्लिट नहीं करते इनटू एनीथिंग एल्स। तो बच्चों अब क्या है कि जब हम एम्पेयर्स लॉ लगाते थे तब उसको लूप बोल के हमारा काम चल जाता था, ठीक है? बिकॉज सारी सिचुएशंस ऐसी होती थी। बट एक्चुअली क्या था कि बेसिकली वो एक 2D फिगर नहीं था। लूप का मतलब होता है बेसिकली आप समझो एक शीट, एक चादर। तो हमें उसमें इंटरेस्ट होता था कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता था कि जो भी उस शीट की बाउंड्री है, ठीक है? एंड राइट हैंड साइड का मतलब होता था कि कितना करंट उस शीट को कट कर रहा है। समझ रहे हो बात बच्चों? कि ऑल्दो हमारा काम उसको लूप बोल के चल जाता था, बट बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसका मीनिंग ये होता था कि आपने एक शीट ली है, कोई एक चादर ली है, तो आपका इंटरेस्ट है उस चादर की बाउंड्री पे एंड एज वेल एज कि उस चादर में से कितना करंट कट कर रहा है। ठीक है जी? अब इसी कंसेप्ट को बच्चों ऊपर लगाओ। ये भी एक शीट से हमने एक सरफेस बनाई हुई है, ठीक है जी? इस शीट की बच्चों बाउंड्री क्या हुई? क्या इस शीट की बाउंड्री ये सर्कल सा बन गया? ठीक है? हाँ, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे तो हम बहुत सारी बना सकते थे बाउंड्रीज, मतलब बहुत सारे लूप्स बना सकते थे इसके ऊपर। मतलब वो तो हमारे हाथ में है कि किसको कंसिडर करना है, किसके ऊपर हम एम्पेयर्स लॉ लगाना चाह रहे हैं। हम एम्पेयर्स लॉ सर्कल के ऊपर लगाएंगे, ठीक है? ऐसे बोलते हैं इसको। ये बात क्लियर हो गई है ना? पहले भी किसी ने लिखा था कि हाँ इनफाइनाइट लूप्स हैं। यस बिल्कुल, असली में तो इनफाइनाइट लूप्स बन जाएंगे, जो मर्जी बाउंड्रीज बना सकते हैं हम अलग अलग टाइप की। तो हमें जो कंसर्न है, मतलब हमें जो इंटरेस्ट है वो इस ग्रीन बाउंड्री में, ठीक है? हम इस ग्रीन बाउंड्री के ऊपर एम्पेयर्स लॉ लगाना चाह रहे हैं। ओके, अब बच्चों अगर मैं इस ग्रीन बाउंड्री के ऊपर एम्पेयर्स लॉ लगाता हूं, मतलब नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल बी अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ टू ग्रीन बाउंड्री। तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बी डॉट डीएल है, क्या वो कुछ नॉन जीरो होएगी? यस, ये करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो करंट फ्लोइंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तो होएगी, है ना? तो मेरा क्वेश्चन था कि ये जो
ग्रीन लूप है, अगर मैं ग्रीन लूप पे एम्पेयर्स लॉ लगाऊंगा तो बी डॉट डी एल की वैल्यू 0 आएगी या नॉन जीरो आएगी? तो वो नॉन जीरो आ गई, राइट? अब बच्चों व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? ये शीट वाला कंसेप्ट लगाओ। ये जो ग्रीन सर्कल है, इसकी जो शीट है वो रेड वाली है, मतलब रेड वाली भी हम ले सकते हैं, है ना? तो अगर मैं इस ग्रीन सर्कल की ये रेड वाली शीट मानता हूं, तो क्या इस रेड वाली शीट से बच्चों कोई करंट कट कर रहा है? नहीं करा ना बच्चों कट? तो ये जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं उसको रेड शीट करूं तो उसके अंदर से तो कोई करंट कट नहीं कर रहा। तो मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एम्पेयर्स लॉ में। ठीक है बच्चों, देखो अगेन, अगर मैं, एक बात समझो, अगर मैं ये ग्रीन वाली डिस्क ही ले लेता फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी, है ना? कि भाई एक डिस्क मान लेता और उस डिस्क की बाउंड्री ये ग्रीन मान लेता, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट ये ग्रीन जो है, ये पूरी की पूरी रेड की भी बाउंड्री मानी जा सकती है, रेड शीट की। एम्पेयर्स लॉ ने तो ये कहा है कि कोई भी शीट ले लो, उस शीट की बाउंड्री के अलोंग जो बी डॉट डी एल है, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई कटिंग द शीट। रेड में देखो कहां पे कोई करंट कट कर रहा है, जहां जहां रेड है, क्या रेड को कहीं पर भी कोई वायर कट कर रही है? अगर तो मैं इस तरह ले लेता, देखो अगर मैं अपनी शीट ये वाली मानता, फिर तो मैं कह सकता था कि इस शीट को ऐसे करंट कट कर रहा है ना? बट मैंने शीट को तो ये रेड वाला मानना है, फिर तो उसको कोई करंट नहीं कट कर रहा, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एम्पेयर्स लॉ था, जो ओरिजिनल एम्पेयर्स लॉ था। अच्छा बच्चों, अब एक बात समझो, ठीक है? मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है, जिस कारण से मैंने ये तब नहीं कराया था, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दैट डज नॉट मीन कि आप कहीं पे एम्पेयर्स लॉ नहीं लगा सकते, है ना? आप जहां जहां एम्पेयर्स लॉ लगाते हो वहां पे कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती, ठीक है ना? ये तो हमने जबरदस्ती, आप देख सकते हो कि एक बड़ी अजीब सी शेप बना के उसमें निकाली है कॉन्ट्राडिक्शन। सी, रेड इज नॉट अ लूप, रेड इज अ 3D सरफेस, ये मटका है रेड, सोचो। मैं इसलिए उसको बार बार शीट बोल रहा हूं, है ना? तो द वेरी फैक्ट कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है बच्चों, दैट डज नॉट मीन कि आप एम्पेयर्स लॉ नहीं लगा सकते, आप तो जहां पे लगाते हो वहां लग ही जाएगा, ठीक है जी? तो अब बच्चों, इस कॉन्ट्राडिक्शन को कवर करने के लिए क्या किया गया
हमने एक नया टाइप का करंट बनाया, जिसको हम कहते हैं एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को बच्चों डिफाइन किया गया एज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। फाई ई क्या है? एज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स, जो नॉर्मल फ्लक्स होती है। ठीक है, फाई ई जो हम नॉर्मल ई इंटू ए से निकालते हैं वैसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बना के हमने एम्पेयर्स लॉ को एक नया नाम दे दिया, एज एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, और ये लॉ बन गया कि बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स, जो तो आप पहले नॉर्मल आई लेते थे, आई कंडक्शन, प्लस आई डी भी लेना है। ठीक है, कि अगर ये आई डी इंक्लूड कर लेते हैं हम, जो कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी है, तो अब आप जिस मर्जी तरीके की, जैसे मर्जी अजीब शेप बनाओ, हर शेप के साथ आपका एम्पेयर्स लॉ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की इंपॉर्टेंस ही ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज द मिसिंग टर्म इन ओरिजिनल एम्पेयर लॉ। ठीक है बच्चों, ये बच्चों वैसी बात है, देखो जैसे हम मैकेनिक्स में कहते नहीं कि भाई वैसे तो न्यूटन्स लॉज इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं, बट अगर आप स्यूडो फोर्स इंक्लूड कर लो फिर जहां मर्जी लगा सकते हो, है ना? वही बात यहां है कि भाई अगर आप एम्पेयर्स लॉ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड कर लोगे तो फिर आपका हर जगह एम्पेयर्स लॉ लग जाएगा, नहीं तो कुछ जगह नहीं लगेगा, है ना? तो अब बच्चों एक बात ये समझनी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, इसको नाम करंट सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इसको लॉ के अंदर, आईसी के अंदर ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, असली में ये करंट जैसा कुछ नहीं है, यहां पे देयर इज नो मोशन ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व। ठीक है, इनफैक्ट आप तो देख सकते हो कि आईडी कब एग्जिस्ट करेगा, जब कोई चेंजिंग फील्ड है ना? राइट। अब बच्चों ये तो बात हुई थ्योरेटिकल,
कि डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। ठीक है, अब बच्चों इसकी प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल एप्लीकेशन क्या है। देखो इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये बिल्कुल आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टू फाइंड बी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सिर्फ एक जगह ही आप अप्लाई कर सकते हो कि और मैं बच्चों अभी आप देखोगे कि मैं जान के ये कैपेसिटर जो है मैं इसकी सर्कुलर प्लेट्स मान रहा हूं। अरे यार, चलो मान लो बस ये वही है सर्कुलर। ठीक है, अब ऐसे बच्चों करंट पीछे से आ रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है जी, ये आपका नॉर्मल करंट है आईसी। आप उसके कारण कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हो। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात समझ रहे हो कि अगर तो मैं आपको कोई पॉइंट यहां लेता, 1 या 2 पॉइंट यहां लेता, यहां पे मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलता, तो आप सीधा सीधा वायर का रिजल्ट लगा के निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लगा के। बट जो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं आपको कोई पॉइंट पी कह दूं, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एकदम कोई तरीका नहीं समझ आएगा आपको, है ना, टिल नाउ। राइट, तो बच्चों सिर्फ ये एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और आपको बस क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। हम ये कहते हैं कि जो करंट आईसी पहले आ रहा था, अब हमें थ्योरेटिकली तो पता है कि पॉइंट पी पे फील्ड होगी किस कारण से, होगी तो वो इस कारण से, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डिस्प्लेसमेंट करंट तो एक ट्रिक है ना बेसिकली मैथमेटिकल, असली में तो वो करंट है ही नहीं। तो असली में जो फील्ड है वो तो ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो हमारी इनिशियल क्वेश्चन था वो हो गया कि भाई हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिक हो गए। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या मानते हैं कि जो करंट आईसी पहले आ रहा था, अब वही करंट आईडी बनके ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिवाइड हो गया। आईडी इज इक्वल टू आईसी, बट फर्क क्या हो गया कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो बेसिकली अब प्रैक्टिकली आपके लिए क्या सिचुएशन बन गई, थिक वायर। तो अगर आपको कैपेसिटर प्लेट्स का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है,
और जिस पॉइंट P पे आपको पूछा है वो R रेडियस पे है ना। तो अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हो गया। आप एक थिक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ना। तो वो आपका सीधा म्यू नॉट आई R अपॉन, ये होता था फॉर्मूला बच्चों, मैं भूल गया। और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R फॉर R ग्रेटर देन। ठीक है, तो मतलब सारी कहानी का कंक्लूजन ये है कि वही करंट IC है। बस अब आपने ये मान लेना है कि ऑल्दो असली में तो कैपेसिटर की प्लेट से कोई करंट नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप ये मान लो कि वही करंट I इन प्लेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और फिर आगे I बन के चला गया। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आपने प्लीज बच्चों क्या करना है, अभी ही टेक लंच और उसके बाद EM वेव्स की, अब जब हमने कराई है तो उसका प्लीज फायदा तभी है जो उसका टॉपिक A है वो कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप देखोगे तो आपको मतलब अभी आधा घंटा लगेगा बट आपका ये टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा, राइट। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सरसाइज 01 एंड उसके साथ सेमीकंडक्टर की शीट डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सेमीकंडक्टर वाली शीट्स में बच्चों मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रांजिस्टर पे बेस्ड दिखेंगे, वो आपने नहीं करना, राइट। चलो, आपको EM स्पेक्ट्रम का जो जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो सारा आना चाहिए। बेसिकली क्या क्या आना चाहिए, सोर्स उनका, वेवलेंथ्स, वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और उनके यूजेस। ठीक है, वो मॉड्यूल से याद करना है। हाँ, वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है एज इट इज, वो करना है। वो हाफ वाला आपका इसलिए कट किया ना क्योंकि आपका एक वीक फिर कम करना पड़ा ड्यू टू, मतलब कि ताकि आपके बाद में बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट हो सके, तो इसलिए आपका एक वीक बीच वाला खत्म किया था। हाँ स्पर्श, क्या कह रहे हो? सर अब जो जैसे जो 20 सिंगल आने हैं उनमें तो हाँ, जैसे कोई चॉइस नहीं है, तो उनमें गारंटी है कि ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल। बट जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांजिस्टर तो पहले बोर्ड्स के सिलेबस से ही कट गया था। मतलब वो और पहले भी नहीं फिर जेई मेंस एक में आया मिनट कभी? एक मिनट, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारे ऐसा टाइम तो वैसे ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस सर, हाँ। मैं तो पूछता नहीं, तुम ही पूछते रहते हो, तुम स्पोक्स पर्सन हो गया इन सबके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रांजिस्टर पे कभी नहीं आता, पहले तो प्रॉपर सिलेबस में ही था, CBSE के सिलेबस में भी था ही, तो आते थे। अब जो होगा देख लेंगे, बट अभी के लिए उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लंबा सा टॉपिक है, नॉट वर्थ इट। चलो, ओके बच्चों। हाँ राम, आ तो सकता ही है, मतलब ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि नहीं आएगा।